Hello everyone, welcome to my YouTube channel Chemistry Hub. Now in this video I am going to discuss regarding the experiment that we do under the volumetric analysis. And if you have not seen the last videos जिसमें हमने इसका volumetric analysis के basic concept discuss किए, please go through that. I have given the link for that videos in the description box. Okay, now in this video I am going to take the experiment. तो the experiment जो main हमने means की volumetric analysis में हमारा first experiment आएगा, that is this: determine the molarity and strength of the potassium permanganate solution by titrating it against m/20 मोहर सॉल्ट सॉल्यूशन. इन दिस वे यू आर टू अंडरस्टैंड कि बेसिकली आपको एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या बोला हुआ है कि व्हाट आर दे आस्किंग यू, कि हमने क्या कैलकुलेट करना है. पहले तो आपने इस स्टेटमेंट को ही अच्छे से समझना है कि हमने इसमें फाइंड आउट क्या करना है और हमें गिवन क्या है. इफ यू रीड इट वेरी केयरफुली तो यू कैन सी कि मोलैरिटी, डिटरमिन द मोलैरिटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ द सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट. इट मीन्स कि पोटेशियम परमैंगनेट जो सोल्यूशन है द मीन्स उस सोल्यूशन की आपने क्या करना है, हमने उसकी स्ट्रेंथ फाइंड आउट करनी है. इट मीन्स कि दिस इज ए काइंड ऑफ द सेकेंडरी स्टैंडर्ड, ये हमारा सेकेंडरी स्टैंडर्ड सोल्यूशन हो जाता है. एंड द अदर वन, जो दूसरा सोल्यूशन आपके पास गिवन है, दैट इज द फेरस अमोनियम सल्फेट मोहर सॉल्ट सोल्यूशन. इसकी आपको m/20 ऑलरेडी मोलैरिटी गिवन है. इट मीन्स कि दिस इज वन सोल्यूशन हुज स्ट्रेंथ एंड हुज कंसंट्रेशन इज गिवन टू यू. इट मीन्स कि जिस सोल्यूशन की आपको ऑलरेडी कंसंट्रेशन मेंशन की होती है उसको हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड सोल्यूशन. और यू कैन से दिस इज अ प्राइमरी स्टैंडर्ड ओवर हियर. कि वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में मेनली हमारे पास दो ही सोल्यूशन होते हैं, एक प्राइमरी स्टैंडर्ड, दूसरा सेकेंडरी स्टैंडर्ड. तो इस केस में आपके पास ये जो पोटेशियम परमैंगनेट है उसको हमने कैलकुलेट करना है उसकी स्ट्रेंथ को, तो वो आपका सेकेंडरी स्टैंडर्ड हो जाएगा. और जिसकी आपको मीन्स की कंसंट्रेशन दी हुई है वो आपका प्राइमरी स्टैंडर्ड है. नाउ वी आर टू सी द डिफरेंट स्टेप्स अंडर दिस एक्सपेरिमेंट. कि जब आपको प्रैक्टिकल एग्जाम में ये लिखने के लिए आएगा प्रैक्टिकल, ठीक है, उस केस में आपने कौन कौन से स्टेप एंड किस सीक्वेंस में लिखने हैं. नाउ इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेक दैट डिफरेंट स्टेप्स. नाउ यू कैन सी द फर्स्ट स्टेप अंडर दिस इज apparatus required. फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल मेंशन कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ apparatus दैट यू नीड फॉर दिस प्रैक्टिकल. ठीक है, तो apparatus required में यू नो दैट कि apparatus सिंपल है, यू कैन इजीली सी इन योर बुक. उसमें आपको मेंशन किया हुआ कि यू नीड वन ब्यूरेट, देन पिपेट, बीकर. ओके, ये सारे जो apparatus आप केमिकल apparatus यूज करते हो, यू विल सिंपली राइट डाउन द नेम ऑफ ऑल द apparatus. ओके, तो सेकंड जो आपका इसमें स्टेप आएगा दैट इज अ केमिकल रिक्वायर्ड. कि आपको वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए कौन कौन से केमिकल्स की रिक्वायरमेंट है. एज अ नेम इंडिकेट इन केस ऑफ मीन्स कि आपका एक्सपेरिमेंट अगर तुम लोग रीड करोगे तो यू नीड द सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट. एक तो हमें पोटेशियम परमैंगनेट का सोल्यूशन चाहिए, और सेकंड सोल्यूशन जो आपको चाहिए दैट इज ऑफ द मोहर सॉल्ट. वो कितना चाहिए, m/20. ठीक है, तो m/20 मोहर सॉल्ट हमने प्रिपेयर करना है. तो दैट फॉर दैट यू नीड द मोहर सॉल्ट. आपको सॉलिड मोहर सॉल्ट चाहिए होगा, एंड you need distilled water and dilute sulfuric acid for preparing this. Sometime in exam they can ask you कि why we are adding this dilute sulfuric acid, why prepare in the titration of this potassium permanganate. तो potassium permanganate में जो आप इसमें sulfuric acid डाल रहे हो उसका रोल क्या है. Basically in the acidic medium, if we are taking that medium in the acid, अगर आप acidic medium ले रहे हो तो that potassium permanganate will act like a strong oxidizing agent. वो strong oxidizing agent की तरह behave करेगा, and it will release H positive ion that will take part in the chemical reaction. जो भी इसमें chemical reaction होते हैं ना, तो उसमें जो H positive ion सल्फ्यूरिक एसिड में से रिलीज हो रहा है दैट विल कंबाइन विद दैट, वो उसमें रिएक्शन करता है. दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ऐड द डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इन दीज काइंड ऑफ रिडॉक्स टाइट्रेशन में. वो कंपलसरी होता है. ठीक है, तो इस टाइप के छोटे छोटे वाइवा के क्वेश्चंस होते हैं हर कंसेप्ट से रिलेटेड, उसको भी आपने अच्छे से फोकस करना है. इन केस कि जस्ट पुट एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस तो यू कैन एबल टू जस्ट आंसर दैट क्वेश्चन. और इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप हमारा आएगा दैट इज द थ्योरी. इसके बाद हमने थ्योरी मेंशन करनी है. थ्योरी का मीनिंग होता है कि यू आर टू टेल अबाउट दैट काइंड ऑफ टाइट्रेशन, कि आप ये जो टाइट्रेशन करने लगे एक्सपेरिमेंट में, व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस टाइट्रेशन. तो इन थ्योरी यू कैन मेंशन कि दीज आर ए टाइप ऑफ रिडॉक्स टाइट्रेशन इन विच one oxidizing agent react with the reducing agent. So in this titration this potassium permanganate that act like a oxidizing agent and it will combine with the moher salt that is acting like a reducing agent. ठीक है, तो इट मीन्स कि पोटेशियम परमैंगनेट इज टाइट्रेटेड अगेंस्ट द मोहर सॉल्ट. तो ये आपको मेंशन करना पड़ेगा. दिस इज ए काइंड ऑफ रिडॉक्स टाइट्रेशन इन विच पोटेशियम परमैंगनेट रिएक्ट विद द मोहर सॉल्ट सोल्यूशन. ओके, तो इस वे से आपने ये थ्योरी में यही मेंशन करना है कि नेचर ऑफ टाइट्रेशन क्या है. इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आपने लिखना है दैट इज अ मॉलिक्यूलर इक्वेशन. तो वी विल डिस्कस दैट मॉलिक्यूलर इक्वेशन. इसके बाद आपने आयनिक इक्वेशन पे आ जाओगे. देन हमने मेंशन करना है इसमें इंडिकेटर कौन सा है.
तो इंडिकेटर में क्या होता है कि इंडिकेटर बेसिकली क्या है कि इंडिकेटर मीन्स एनी सब्सटेंस दैट इंडिकेट द एंडिंग ऑफ दैट सॉल्यूशन, कि जो भी आपके पास सॉल्यूशन है उसकी जब एंडिंग कर रहे हो, एंडिंग इन द सेंस कि व्हेनेवर दैट रिएक्शन इज कंप्लीट, जब भी वो रिडॉक्स रिएक्शन आपका कंप्लीट हो रहा है, मीन्स की दैट रिडॉक्स रिएक्शन इन द सेंस की व्हेनेवर यू आर टेकिंग दैट मोहर सॉल्ट सॉल्यूशन इन द टाइट्रेशन फ्लास्क में आप मोहर सॉल्ट सॉल्यूशन ले रहे हो एंड यू आर टेकिंग दैट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, पोटेशियम परमैंगनेट, यू आर टेकिंग इट इन दैट ब्यूरेट, उसको ब्यूरेट में ले रहे हो। वैसे मीन्स कि जैसे जैसे आप उसमें मीन्स की ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐड करते जाओगे दैट विल बी कंज्यूम्ड बाय द मोहर सॉल्ट सॉल्यूशन दैट इज द रिड्यूसिंग एजेंट। तो मीन्स कि वो जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो इसमें कंज्यूम होता जाएगा। इट मीन्स कि जो पर्पल कलर होता है मोहर मीन्स की पोटेशियम परमैंगनेट का, दैट विल बी डिस्चार्ज, कि जितना पोटेशियम परमैंगनेट हम उसमें डाल रहे हैं दैट इज कंज्यूम्ड एट द सेम टाइम, वो कंज्यूम होता जा रहा है। बट एट द लास्ट मोमेंट व्हेन ऑल दैट मीन्स की रिड्यूसिंग एजेंट इन द टाइट्रेशन फ्लास्क, वो सारा मीन्स की उसका जो रिडॉक्स रिएक्शन है वो कंप्लीट हो चुका हुआ है एंड व्हेन यू वी ऐड एनी एक्स्ट्रा ड्रॉप ऑफ दैट पोटेशियम परमैंगनेट, अगर आप कोई एक एक्स्ट्रा ड्रॉप भी पोटेशियम परमैंगनेट की ऐड कर रहे हो सो दैट विल नॉट बी कंज्यूम्ड बिकॉज की रिडॉक्स रिएक्शन इज ऑलरेडी कंप्लीटेड। इन दैट केस वो जो मीन्स की पोटेशियम परमैंगनेट हम डाल रहे हैं दैट विल शो इट्स पिंक कलर, वो उसमें अपना पिंक कलर शो करेगा एंड अपीयरेंस ऑफ द लाइट पिंक कलर इन दैट टाइट्रेशन फ्लास्क वो मीन्स की इंडिकेट करेगा कि दैट इज द एंड पॉइंट ऑफ द रिडॉक्स रिएक्शन, की रिडॉक्स रिएक्शन अब कंप्लीट हो चुका हुआ है। तो इन दिस केस जो आप इंडिकेटर यूज कर रहे हो इन केस ऑफ द रिडॉक्स टाइट्रेशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, तो इसमें पोटेशियम परमैंगनेट ही सेल्फ इंडिकेटर होता है। इट इज देयर इज नो एनी नीड टू ऐड एनी अदर इंडिकेटर, इसमें कोई हम एक्स्ट्रा बाहर से इंडिकेटर यूज नहीं करते। तो मीन्स समटाइम एग्जाम दे कैन आस्क यू कि विच टाइप ऑफ इंडिकेटर यू आर यूजिंग ओवर हियर, तो यू कैन मेंशन कि देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनी इंडिकेटर बिकॉज पोटेशियम परमैंगनेट ही इसमें सेल्फ इंडिकेटर है। इसके बाद आपने जो मेंशन करना है व्हाट इज द एंड पॉइंट। तो एंड पॉइंट का हमने कैसे, जैसे मैंने अभी डिस्कस किया है कि एंड पॉइंट का मीनिंग है कि इट इज जस्ट मीन्स की इंडिकेशन जब रिएक्शन कंप्लीट हो गया है तो अपीयरेंस ऑफ द लाइट पिंक कलर, अगर आपका लाइट पिंक कलर उसमें टाइट्रेशन फ्लास्क में अपीयर हो रहा है इट मीन्स की दैट इज द एंड पॉइंट। ओके, इस देन वी विल मेंशन द ऑब्जर्वेशन। इसके बाद नेक्स्ट 8th स्टेप हमारा आना है वो ऑब्जर्वेशंस का आएगा। ऑब्जर्वेशन में क्या करना है हमने कि विल मेंशन कि व्हाट आर द डिफरेंट सॉल्यूशंस वी आर टेकिंग, कि कौन कौन से सॉल्यूशंस हम ले रहे हैं। सपोज वी आर टेकिंग वन ब्यूरेट, एक ब्यूरेट ले रहे हो तो इन केस ऑफ ब्यूरेट वी आर टेकिंग द पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन, यू विल मेंशन द नेम मीन्स की सॉल्यूशन टेकन इन द ब्यूरेट। तो ब्यूरेट में हमने कौन सा सॉल्यूशन लिया है दैट इज द पोटेशियम परमैंगनेट। ओके, देन वी विल मेंशन व्हाट टाइप ऑफ सॉल्यूशन वी आर टेकिंग इन दैट टाइट्रेशन फ्लास्क। तो द सॉल्यूशन टेकन इन द टाइट्रेशन फ्लास्क में मेंशन कर दोगे दैट इज द मोहर सॉल्ट M/20 मोहर सॉल्ट सॉल्यूशन। देन यू कैन मेंशन कि वॉल्यूम ऑफ मोहर सॉल्ट टेकन फॉर द टाइट्रेशन दैट इज अ 10 ml। तो इस वजह से हमने ऑब्जर्वेशन में ये मीन्स की पहले मीन्स की ये 3-2-4 इन्फॉर्मेशन में से मेंशन करेंगे। देन वी विल मेक ए प्रॉपर टेबल, उसमें हमने एक टेबल फॉर्म करना है, उस टेबल में वी विल मेंशन द डिफरेंट रेटिंग्स दैट वी विल डिस्कस आफ्टर लेटर ऑन। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा दैट इज जनरल कैलकुलेशन। में जनरल कैलकुलेशन हमने लिखनी है कि सिंपल कैलकुलेशन, कि जिसमें अभी एग्जैक्टली हमने रीडिंग्स अभी ली नहीं हुई बट इन जनरली हमने बताना है कि उसमें कौन सी फॉर्मूला क्या अप्लाई करना है और किस वे से हम कैलकुलेशन करेंगे। आफ्टर दैट यू विल डू द मेन कैलकुलेशन। जब आप रीडिंग्स ले लोगे आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा तो आफ्टर फिलिंग दैट एग्जैक्ट रीडिंग, वो जो वॉल्यूम हमने पोटेशियम परमैंगनेट का फाइंड आउट कर लिया है कि जितना उसका मीन्स की वॉल्यूम कंज्यूम हो रहा हो फॉर दैट रिएक्शन, उस वॉल्यूम को फिल करने के बाद जो फाइनल वॉल्यूम हमारे पास आ रहा है, ठीक है, उसको फिल करके जो हमारी कैलकुलेशन वो मेन कैलकुलेशंस होंगी। तो आफ्टर कैलकुलेटिंग दैट देन वी विल जस्ट कैलकुलेट द मोलैरिटी, ठीक है। वी विल डिस्कस ऑल दीज मीन्स फैक्टर्स, जो भी आपकी कैलकुलेशंस आ रही हैं वन बाय वन हम इनको सबको डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट वी विल मेंशन द रिजल्ट एंड इन द लास्ट वी विल मेंशन द प्रिकॉशंस कि वाइल मीन्स परफॉर्मिंग दिस एक्सपेरिमेंट आपने कौन कौन सी प्रिकॉशंस लेनी है, ठीक है। तो इस वजह से दिस इज ऑल अबाउट दीज स्टेप। तो ये सारे स्टेप्स आपने इसमें करने हैं। नाउ आई एम गोइंग टू टेक द मेन स्टेप्स वन बाय वन। मीन्स की स्टार्टिंग वाले स्टेप्स आपको ऑलरेडी क्लियर हो चुके हैं, apparatus, केमिकल रिक्वायर्ड एंड थ्योरी इज क्लियर टू यू। नाउ आई एम गोइंग टू टेक द मॉलिक्यूलर इक्वेशन एंड द आयनिक इक्वेशन। We are going to discuss regarding the molecular equation कि जब आपने रिडॉक्स टाइट्रेशन करनी है तो उसमें जो रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है तो उसके लिए हमें केमिकल इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, ठीक है। दैट शुड बी बैलेंस्ड फॉर मीन्स कि इसमें जो मेन हमने देखना है कि वी आर हैविंग दिस पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट जैसे एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट द इक्वेशन फॉर द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे आपने KMnO4 लिया है,
KMnO4 जो पोटेशियम परमैंगनेट, इट इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जब आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हो, इन दैट वी ऐड द डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, उसमें हम डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड भी ऐड करते हैं। तो वी विल मेंशन H2SO4, आप सल्फ्यूरिक एसिड मेंशन करोगे। देन यू आर टू राइट द इक्वेशन, वो मीन्स की रिएक्शन फॉर दैट, कि जब आप पोटेशियम परमैंगनेट में सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर देते हो तो व्हाट इज द रिएक्शन। नाउ यू आर टू सी इट वेरी केयरफुली। जैसे पोटेशियम इट इज वन ऑफ द मेटल, ये मेटल, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, 1 पॉजिटिव, यू नो इसकी वैलेंसी है कि इसकी वैलेंसी 1 है तो ये पॉजिटिव होगा, ठीक है। और इस केस में सल्फेट इज अ नेगेटिवली चार्ज आयन, ये आपका एक नेगेटिवली चार्ज आयन है। तो जब आप इन दोनों को कंबाइन करवाओगे तो होगा क्या, जो पोटेशियम का पॉजिटिव इसका आयन है दैट विल कंबाइन विद द नेगेटिव आयन, तो इस वजह से पोटेशियम will combine with the sulfate, तो क्या बनेगा, it will form the K2SO4, पोटेशियम सल्फेट फॉर्म करेगा, ठीक है। यू नो द मीन्स की चार्ज ऑन द सल्फेट इज 2 नेगेटिव, पोटेशियम की वैलेंसी 1 है, तो इस वे से K2SO4 इसका क्रिस क्रॉस मेथड से आप इसका फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हो। देन यू नो मैग्नीज, जो मैग्नीज है वो भी एक काइंड ऑफ मेटल है, तो मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। अगेन दिस केटाइन, ये जो पॉजिटिव आयन है दैट विल कंबाइन विद द सल्फेट, और मैग्नीज की जो वैलेंसी है दैट कैन बी ऑक्सीडेशन स्टेट, आप बोल सकते हो कि इट इज हैविंग वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, या तो ये 2+ होती है या फिर इसकी और +7 होती है, ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट। वो अब डी ब्लॉक एलिमेंट में हमने लोगों ने पढ़ा होगा कि +7 हो तो इट इज हैविंग द मींस एम्प्टी डी ऑर्बिटल, and if it is having the +2 oxidation state, it is having exactly half filled d orbital that is extra stable, ठीक है। that is why जो मैग्नीज है बेसिकली 2 ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, +2 एंड द +7। तो इस केस में जो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट अगर देखो तो ऑक्सीजन के ऊपर टोटल चार्ज कितना हो गया, एक ऑक्सीजन के ऊपर -2 होता है, हमारे पास 4 ऑक्सीजन है तो टोटल -8 हो जाएगा। -8 में से +1 इज सेटिस्फाइड बाय द पोटेशियम, एंड मैग्नीज के ऊपर कितना चार्ज बचेगा, दैट इज +7। तो मैग्नीज की इसमें जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है +7, ये आपने माइंड में रखना। कई बार एग्जाम में ही आपको वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि यू आर यूजिंग द पोटेशियम परमैंगनेट, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैग्नीज इन दिस कंपाउंड, तो दैट इज द +7। और जब ये रिएक्शन करता है, ठीक है, देन व्हेन मैग्नीज कंबाइन विद द सल्फेट या सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब ये कंबाइन करेगा तो इट विल फॉर्म MnSO4, ठीक है, मैग्नीज सल्फेट बनाएगा। इसमें सल्फेट के ऊपर 2 नेगेटिव है, इसके ऊपर 2 पॉजिटिव है। इट मीन्स कि अब आप देख सकते हो कि जो मैग्नीज है +7 से ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी +2 में जा रही है। इट मीन्स +7 का मीनिंग क्या है कि इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन कम थे, और जब +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है इट मीन्स नाउ 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, ठीक है। इट मीन्स कि इट हैज़ गेन्ड 5 इलेक्ट्रॉन्स, इसने 5 इलेक्ट्रॉन गेन किए। इट मीन्स कि पोटेशियम परमैंगनेट जो हमारा जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इसकी क्या होगी, रिडक्शन। ये चीज़ें आपने अपने माइंड में रखनी है। जैसे हमने पहले ही हम डिस्कस कर चुके हुए हैं कि जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं उनकी सेल्फ क्या होती है, रिडक्शन। तो दिस कंसेप्ट इज वेरी मच क्लियर फ्रॉम दिस कि मैग्नीज विच इज इन +7 ऑक्सीडेशन स्टेट इन द रिएक्टेंट साइड, व्हेन इट गेन्स 5 इलेक्ट्रॉन, ये +2 स्टेज में आ जाता है। क्योंकि अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट्स को अच्छे से समझोगे तो आई थिंक आपको इक्वेशन को लर्न करना भी इजी हो जाएगा, आप इनके फॉर्मूले को अच्छे से लिख पाओगे, ठीक है। इसके बाद आप देखो कि हमने पोटेशियम एंड मैग्नीज का कंपाउंड बना दिया। नाउ व्हाट इज लेफ्ट, नाउ हाइड्रोजन इज लेफ्ट, यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से ऑक्सीजन है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाएंगे, दैट कैन फॉर्म द वाटर, इट विल फॉर्म द H2O। नाउ यू आर टू बैलेंस ऑल दीज थिंग्स। अब आपने जितने भी एटम्स इनको बैलेंस करना है। नाउ सी कि यहाँ पे पोटेशियम सिंगल है, बट इस केस में प्रोडक्ट साइड में आपके K2 मीन्स की पोटेशियम के 2 एटम है। इट मीन्स कि यहाँ से आपको 2 करना पड़े, डबल कर दिया, तो डबल करने से पोटेशियम बैलेंस हो गया है। बट जब आप इसको डबल करते हो तो मैग्नीज भी तो डबल हो गया ना, इट मीन्स कि मैग्नीज को भी आप यहाँ पे डबल करोगे तो यू कैन पुट 2 ओवर हियर, तो यहाँ पे हमने 2 लगाया तो मैग्नीज भी डबल हो गया है। इन दिस वे मैग्नीज इज बैलेंस्ड ऑन बोथ द साइड, मैग्नीज बैलेंस हो चुका है, पोटेशियम भी बैलेंस है। नाउ फोकस ऑन द सल्फेट। अब आप इसमें देखो सल्फेट के कितने मीन्स की आयंस है, 2 सल्फेट फ्रॉम मैग्नीज सल्फेट और 1 फ्रॉम हियर पोटेशियम सल्फेट। इट मीन्स कि टोटल सल्फेट के आपके जो आयंस हैं वो देयर आर 3 आयंस, टोटल हमारे जो सल्फेट के 3 आयंस हो गए। और इस साइड में देखो तो यहाँ पे हमारे पास कितने हैं, तो हेयर वी आर हैविंग सल्फेट SO4 अभी एक ही है, बट आपने इसमें हाइड्रोजन को भी बेटा बैलेंस करना है। इफ़ यू सी हियर यहाँ पे सल्फेट हमारे पास वहाँ पे 3 है, तो यू कैन पुट 3 ओवर हियर, 1 सल्फेट एंड 2 फ्रॉम मैग्नीज सल्फेट, तो टोटल आपके सल्फेट 3 हो जाता है। सल्फेट को बैलेंस करने के लिए वी विल पुट 3 ओवर हियर, तो सल्फेट हमारा बैलेंस हो गया। जब आप 3 इसमें लगा दोगे तो यू कैन सी कि हाइड्रोजन का नंबर देखो बढ़ जाएगा, 2 3 जा, ये 6 हाइड्रोजन यहाँ पे है, बट यहाँ पे हमारे पास कितने हाइड्रोजन है, वी आर हैविंग ओनली 2, तो यहाँ पे भी आप 3 लगा सकते हो। इन दिस वे हाइड्रोजन इज ऑल्सो बैलेंस्ड। तो हमारे पास पोटेशियम, मैग्नीज, हाइड्रोजन एंड सल्फेट पूरे बैलेंस हो गए। नाउ व्हाट इज लेफ्ट, नाउ ऑक्सीजन इज लेफ्ट।
ठीक है। इफ यू सी इस साइड में आपने सल्फेट वाली ऑक्सीजन को काउंट नहीं करना, क्योंकि उसको हमने सल्फेट एज सच पूरे का पूरा आयन ही हमने बैलेंस किया है, जस्ट लीव दैट, उसको छोड़ के अपने ऑक्सीजन देखनी है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो 4 2 जा 8 ऑक्सीजन के एटम जो रिएक्टेंट साइड में हमारे पास 8 है, बट इफ यू सी द प्रोडक्ट साइड तो यहाँ पे आपके पास ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन यहाँ पे वाटर वाले 3 ही निकल के आ रहे हैं, मीन्स वी आर हैविंग ओनली 3 ऑक्सीजन। इट मीन्स कि प्रोडक्ट साइड में आपके पास 5 ऑक्सीजन कम है, ठीक है, बट इट शुड बी इक्वल ऑन बोथ द साइड। और हमें ये भी पता है कि पोटेशियम परमैंगनेट एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये क्या करेगा, इट विल प्रोड्यूस द ऑक्सीजन, और ड्यूरिंग दिस रिडॉक्स रिएक्शन वो मीन्स नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, ऑन द स्पॉट प्रोड्यूस करता है, जो रिएक्टिव फॉर्म में होता है, और उसी टाइम ये कंज्यूम भी हो जाता है। तो यू विल मैंशन 5 ऑक्सीजन, और नेसेंट ऑक्सीजन को आप ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट की फॉर्म में शो करोगे कि इट इज प्रोड्यूस इन द मोनोटॉमिक फॉर्म। इस वजह से मीन्स कि वी कैन मेंशन 5 ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन भी एट द लास्ट आपका बैलेंस हो गया है। अब नो दिस इज फर्स्ट इक्वेशन इज फॉर द पोटेशियम परमैंगनेट। ये आपने पोटेशियम परमैंगनेट के लिए पहली फर्स्ट इक्वेशन लिखी है, क्योंकि ये हमारी रिडॉक्स टाइट्रेशन है, तो एक इक्वेशन आपने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए लिखनी है, सेकंड इक्वेशन हमारी होगी रिड्यूसिंग एजेंट के लिए। अब रिड्यूसिंग एजेंट जो आपका है दैट इज अ मोहर सॉल्ट, तो आपको पता है मोहर सॉल्ट का जो फॉर्मूला था दैट इज अ फेरस अमोनियम सल्फेट। अब आप इसके लिए इक्वेशन लिखोगे तो यू मस्ट नो द फॉर्मूला ऑफ दिस। तो फेरस सल्फेट क्या होता है, FeSO4, ठीक है, अमोनियम का NH4 ट्वाइस SO4, क्योंकि आपको पता है सल्फेट के ऊपर चार्ज 2 नेगेटिव है, अमोनियम के ऊपर कितना चार्ज होता है, पॉलीटॉमिक ये पॉजिटिव आयन है तो +1 होता है, इस वजह से आपका ये फेरस सल्फेट, अमोनियम सल्फेट, और इसमें नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल 6 वाटर मॉलिक्यूल होते हैं। और जब आप मोहर सॉल्ट प्रिपेयर करते हैं उसमें भी हम सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करते हैं, इसलिए आप इस सोल्यूशन में भी H2SO4 ऐड करोगे। एंड नाउ यू नो कि इट इज द रिड्यूसिंग एजेंट। ये रिड्यूसिंग एजेंट क्या कर रहा है, इट इज रिड्यूसिंग एजेंट, एंड हो क्या रहा है कि इट इज जस्ट मीन्स कि टेकिंग ऑक्सीजन फ्रॉम द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कि जो ऑक्सीजन पोटेशियम परमैंगनेट ने रिलीज की है दैट विल बी कंज्यूम्ड बाय द रिड्यूसिंग एजेंट, वो रिड्यूसिंग एजेंट कंज्यूम करेगा। इसलिए हम यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड करेंगे कि इट टेक्स द ऑक्सीजन फ्रॉम दैट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम क्या है, इट हेल्प इन द ऑक्सीडेशन ऑफ द अदर सब्सटेंस, दूसरे की ऑक्सीडेशन में हेल्प करेगा। इसका मीनिंग क्या है कि उसको ऑक्सीजन देगा तभी तो उसकी ऑक्सीडेशन में हेल्प करेगा ना, तो वो ऑक्सीजन आपने यहाँ पे लिख देनी है। अब आप इसका ओवरऑल देखोगे क्या आपके पास प्रोडक्ट निकल के आता है, नाउ जस्ट सी कि फेरस सल्फेट। अब आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि जो फेरस है, फेरस सल्फेट में जो फेरस होता है आयरन दैट इज इन द +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, सल्फेट के ऊपर -2 है और इसके पैरेलल इसका जो ऑपोजिट चार्ज है दैट इज +2, इसीलिए ओवरऑल ये कंपाउंड हमारा क्या न्यूट्रल है। और ये जो अमोनियम सल्फेट है ना, यू आर टू कीप इट इन योर माइंड कि अमोनियम सल्फेट की इसमें सेल्फ ऑक्सीडेशन नहीं होती है। जब आप रिएक्शन करवाओगे तो अमोनियम सल्फेट एज सच ही हमने प्रोडक्ट में लिख देना है, बट इस मोहर सॉल्ट में जो फेरस सल्फेट है दैट विल अंडरगो ऑक्सीडेशन, और फेरस सल्फेट का हमारा क्या बन जाएगा, फेरिक सल्फेट। फेरिक सल्फेट में आयरन की वैलेंसी जो चार्ज होता है दैट इज +3, ठीक है, Fe2SO4 3, तो इस वजह से हमने फेरिक सल्फेट लिख देना है। अमोनियम सल्फेट है वो ऐसा ही आ जाएगा NH4 सल्फेट, दिस इज द अमोनियम सल्फेट, वो आपने ऐसा ही मीन्स की पूरा लिख देना कि अमोनियम, अगर समटाइम दे कैन आस्क यू तो यू कैन से कि अमोनियम सल्फेट डज नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन इन दिस, कि अमोनियम सल्फेट की जो है ऑक्सीडेशन नहीं होती है, वो आपने ऐसा ही लिखना है। अब आप देखो फेरस सल्फेट, ठीक है, देन मीन्स की यू आर हैविंग दिस सल्फेट, चलो कंज्यूम हो गया है, नो व्हाट इज लेफ्ट, नाउ यू आर हैविंग द ऑक्सीजन एंड वाटर, आप जो जितने वाटर मॉलिक्यूल है वो आप मेंशन करोगे, H2O इज रिलीज्ड। अब आपने देखना है कि इसमें हमारे पास कितने मीन्स की इसको बैलेंस करोगे, ठीक है, तो बैलेंस करने में आयरन देखो, आयरन इसमें यहाँ पे 2 है और रिएक्टेंट साइड में आयरन 1 नहीं है, तो यू कैन पुट 2, बट जैसे ही आप 2 इसके आगे लगाते हैं तो ये पूरे का पूरा मोहर सॉल्ट का यूनिट ही डबल हो जाता है। इट मीन्स कि मोहर सॉल्ट में जितने भी आयन्स हैं या मॉलिक्यूल्स दूसरे हैं उनकी भी डबलिंग हो जाएगी। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से जब आयरन के आगे हमने 2 लगाया, चलो आयरन तो ठीक है बैलेंस हो गया, बट इफ यू नाउ यू विल सी कि ये जो अमोनियम है इसके ये भी तो डबल हो जाएगा ना, तो एट द सेम टाइम आपका जो प्रोडक्ट साइड में अमोनियम यहाँ पे भी आप 2 लगाओगे, इट मीन्स कि इस वजह से अमोनियम सल्फेट आपका बैलेंस हो गया है। 1 by 1 हमने सबको बैलेंस करना है। नाउ यू विल सी दिस वाटर। अब आप इसमें अगर वाटर मॉलिक्यूल देखो तो इसमें 6 वाटर मॉलिक्यूल थे, इसके फॉर्मूले में ही थे, बट जब आपने इसको डबल किया तो 6 2 जा 12, तो 12 वाटर मॉलिक्यूल तो मोहर सॉल्ट के एक मॉलिक्यूल में से निकल आए, ठीक है। बाकी आप इसमें देखो ये जो हाइड्रोजन है 2 हाइड्रोजन एंड दिस ऑक्सीजन,
इसको मिला के भी एक वाटर मॉलिक्यूल बन जाएगा। इट मीन्स कि टोटल हमारे पास रिएक्टेंट साइड में देयर आर 13 वाटर मॉलिक्यूल। तो आपने प्रोडक्ट साइड में भी क्या मेंशन कर देना है, 13 वाटर मॉलिक्यूल। इस वजह से यहाँ तक अभी आपकी इक्वेशन जो है फॉर द रिड्यूसिंग एजेंट वो बैलेंस हो गई है, ठीक है। बट आपने इन दोनों को की रिडॉक्स रिएक्शन है, द मीन्स की नंबर ऑफ ऑक्सीजन दैट इज गिवन बाय, दैट इज रिलीज्ड बाय द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दैट शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम दैट इज कंज्यूम्ड बाय द रिड्यूसिंग एजेंट। जितने ही ऑक्सीजन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्रोड्यूस कर रहा है उतनी रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेगा, कंज्यूम भी करेगा। इस चीज को माइंड में रखते हुए आपने वो 5 पूरी जो सेकंड वाली हमारी इक्वेशन है रिड्यूसिंग एजेंट के लिए लिखी है, यू विल मल्टीप्लाई द होल इक्वेशन बाय 5 सो दैट कि नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम दोनों साइडों में मीन्स की ऑक्सीडाइजिंग इक्वेशन में एंड इन केस ऑफ द रिड्यूसिंग एजेंट वाली इक्वेशन में वो इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि फाइनली आप इनको कट कर देना। वो इसलिए कि रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है कि ओवरऑल जो मीन्स की ऑक्सीजन दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दैट विल बी कंज्यूम्ड बाय द रिडॉक्स दैट इज कंज्यूम्ड बाय द रिड्यूसिंग एजेंट। इस वजह से आपने 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है और बाद में हमने क्या करना है कि ये जो टोटल इक्वेशन है इनको आपने मीन्स की ऐड कर देना। यू विल ऐड दीज 2 इक्वेशंस। जब आपने ऐड करना है ना यू विल सी हियर कि पोटेशियम जो आपकी मेन प्रोडक्ट है, फर्स्ट इक्वेशन में क्या आ रहा है 2 KMnO4, वो आपने 2 मॉलिक्यूल KMnO4 के एज सच ही आ जाएंगे, प्लस यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड है वो तो चलो हम दोनों का बाद में लिखते हैं। नेक्स्ट आप देखो सेकंड जो आपका रिएक्टेंट है, सेकंड इक्वेशन का रिएक्टेंट कौन सा है, फेरस सल्फेट। यहाँ पे आपको 2 दिया हुआ है बट हमने बोला 5 के साथ इसको मल्टीप्लाई करना है 5 ऑक्सीजन का नंबर इक्वल करने के लिए। जब मल्टीप्लाई करोगे तो 5 2 जा, फिर फेरस जो मोहर सॉल्ट के मॉलिक्यूल है वो हमारे 10 हो जाएंगे, 10 नंबर ऑफ 10 मोल्स बन जाएंगे। तो यहाँ पे आप 10 लिखोगे, 10 फेरस सल्फेट अमोनियम सल्फेट, ठीक है। ये पूरी जो क्वांटिटी है ये आपकी मीन्स की इस वजह से 10 हो जाती है, इसको हमने 10 कर देना है, ठीक है। तो ये यहाँ पे नंबर 10 आ रहा है। नाउ सी अब आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड कितने, यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में नंबर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड के मॉलिक्यूल हमारे पास 3 है और सेकंड इक्वेशन में अगर आप देखोगे तो सल्फ्यूरिक एसिड कितने हैं और इसको मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे 1 था, 1 को मल्टीप्लाई 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो इट विल बिकम 5। इट मीन्स कि 5 सल्फ्यूरिक एसिड के मॉलिक्यूल आपके सेकेंड इक्वेशन में से आ रहे हैं और 3 आपके फर्स्ट इक्वेशन में से हैं। इस वजह से आपके पास 8 सल्फ्यूरिक एसिड की मॉलिक्यूल्स बन जाएंगी, ठीक है। एंड 5 ऑक्सीजन, ये जो ऑक्सीजन तो आपकी कैंसिल आउट हो जाएगी ना, 5 ऑक्सीजन ये तो कैंसिल होगी, इसको आपने नहीं लिखना, ठीक है। अब आप लिखोगे प्रोडक्ट में क्या आपके पास है, तो प्रोडक्ट में देखो तो K2SO4 पोटेशियम सल्फेट आपके पास कंप्लीट आ रहा है। देन यू आर हैविंग द 2 मैग्नीज सल्फेट, आपके पास MnSO4 है, इसको आपने ऑलरेडी बैलेंस किया हुआ था। अब आप इसमें देखो इसके बाद फेरिक सल्फेट है, फेरिक सल्फेट में यहाँ पे तो 1 ही शो कर रहा है बट आपको पता है आपने 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो आपने मल्टीप्लाई करके मेन इक्वेशन में लिख रहे हो, टोटल दोनों को कंबाइन करके लिख रहे हो। तो इट इज फेरिक सल्फेट के 5 मॉलिक्यूल्स आप मेंशन होंगे, 5 Fe2SO4 नाउ सी इसमें अब आपके पास जो अमोनियम सल्फेट के मॉलिक्यूल्स के पहले 2 थे बैलेंस्ड में बट आपने 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये कितने हो जाएंगे 10 अमोनियम सल्फेट के हमारे पास 10 मॉलिक्यूल हो जाते हैं। और देन नाउ कम टू द वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल में देखोगे तो 13 ऑलरेडी इसमें थे, 13 5 जा 65 और 3 वाटर मॉलिक्यूल आपके फर्स्ट इक्वेशन में से आएंगे। इस वजह से आपके पास टोटल 68 वाटर मॉलिक्यूल आ जाएंगे, ओके। अब आप इस इक्वेशन को मीन्स की ये कंबाइंड इक्वेशन है, रिड्यूसिंग एजेंट और मीन्स की ऑक्सीडाइजिंग इक्वेशन को हमने कंबाइन करके लिखा है। यहाँ से हमने जो चीज़ नोटिस करनी वो ये है कि जब आप इनकी मोलैरिटी के लिए कैलकुलेशन करोगे तो यू आर टू सी कितने नंबर ऑफ मोल्स पोटेशियम परमैंगनेट के जो कंबाइन कर रहे हैं मोहर सॉल्ट के साथ, तो यहाँ से ही आपने पिक करना है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट कितने हैं। ये पोटेशियम परमैंगनेट के नंबर ऑफ मोल्स जो N1 है वी कैन से इट इज़ 2। ये हम फर्दर मोलैरिटी कैलकुलेशन में आपने ये करना होगा। इसके बाद जब आप फेरस सल्फेट का देखोगे, ठीक है, कि आपके मोहर सॉल्ट के कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, वो कितने हैं 10, मीन्स की नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दिस इट इज़ 10 कि मोहर सॉल्ट के आपके नंबर ऑफ मोल्स 10 की ये वैल्यूज आपने इक्वेशन में से लर्न करनी है, ये आपको आनी चाहिए, ठीक है। यहाँ तक आपने करना है। देन मीन्स की आफ्टर दिस इज ऑल अबाउट दिस मॉलिक्यूलर इक्वेशन। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द आयनिक इक्वेशन, टू डिस्कस रिगार्डिंग द आयनिक इक्वेशन। जो नेक्स्ट हमारी इक्वेशन है आयनिक इक्वेशन है, आयनिक इक्वेशन।
ओके जैसे हमने मोलिकुलर इक्वेशन में क्या किया था, यू हैव रिटन सेपरेट इक्वेशन फॉर द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, देन हमने रिड्यूसिंग एजेंट के लिए सेपरेट इक्वेशन लिखी थी, देन हमने उनको प्लस कर दिया था। इन द सेम वे हमने आयनिक इक्वेशन में भी ऐसे करना है। तो जो आयनिक इक्वेशन आप पोटेशियम परमैंगनेट के लिए लिखोगे, तो पोटेशियम परमैंगनेट में जो आयन है दैट इज MnO4 नेगेटिव। अब आपको पता है कि ऑक्सीजन के ऊपर जो -2 चार्ज होता है, ठीक है, और वी आर हैविंग 4 ऑक्सीजन ओवर हियर, तो 4 × -2 करके हमारे पास टोटल -8 आ गया, और -8 में से -1 इज लेफ्ट, इट मीन्स कि -7 इज बैलेंस्ड बाय +7। तो मैग्नीज की इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +7, ठीक है। अब आपने देखना है कि जो पोटेशियम परमैंगनेट का हम रिएक्शन करवाते हैं टाइट्रेशन में, तो वी आर एडिंग डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, इट मीन्स कि ये एसिडिक मीडियम में होता है, तो उसके लिए हम इसमें प्रोटॉन भी ऐड करेंगे, H पॉजिटिव आयन। नाउ यू आर हैविंग दिस O4 मीन्स कि 4 अगर आपके पास ऑक्सीजन है तो 4 ऑक्सीजन वी नीड 8 हाइड्रोजन आयन, 8 प्रोटॉन। ओके तो जब ये मीन्स कि इसकी इट इज़ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जो सेल्फ क्या होता है, सेल्फ इसकी रिडक्शन होती है, तो आपने इसकी जब सेल्फ रिडक्शन करवाओगे तो Mn2+ इसका आयन बन के आएगा, ठीक है। Mn2+ क्यों बनता है कि अगर Mn+7 स्टेट में है तो जो मैग्नीज है इट इज़ हैविंग द कंप्लीट एम्प्टी डी ऑर्बिटल, और Mn2+ में क्या है, इट इज़ हैविंग एग्जैक्टली हाफ फिल डी ऑर्बिटल, दैट इज एक्स्ट्रा स्टेबल, वो एक्स्ट्रा स्टेबल माना जाता है। इसलिए इसमें जो ऑक्सीडेशन की वेरिएशन है कि +7 से +2 में जा रही है, इट मीन्स इट इज गेनिंग 5 इलेक्ट्रॉन्स। इन दिस वे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पोटेशियम परमैंगनेट इट इज डूइंग द सेल्फ रिडक्शन, इसकी हो रही है, ठीक है। और Mn2+ इसके साथ आपके पास 4 वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होंगे। सो दिस इज आयनिक इक्वेशन फॉर दिस पोटेशियम परमैंगनेट। सेकंड आयनिक इक्वेशन हमने लिखनी है फेरस अमोनियम सल्फेट, दैट इज मोहर सॉल्ट के लिए। तो मोहर सॉल्ट में जैसे मैंने आपको बताया था कि दिस अमोनियम सल्फेट इज नॉट अंडरगोइंग दैट ऑक्सीडेशन, उसकी ऑक्सीडेशन नहीं होती है, बट फेरस सल्फेट में जो फेरस आयन है, आयरन 2+ है, ठीक है, Fe2+ आयन, इट विल अंडरगो ऑक्सीडेशन, इसकी ऑक्सीडेशन होगी एंड इट विल चेंजेस इनटू फेरिक आयन, ये 3+ स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, इट मीन्स इट इज लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन। जो ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है दैट इज रिलीज इन द सॉल्यूशन, वो उसमें सॉल्यूशन में रिलीज होगा, ठीक है। नाउ यू आर टू सी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज गेन्ड बाय पोटेशियम परमैंगनेट, इसमें जो मैग्नीज है जितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है दैट शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाय दैट फेरस आयन, ठीक है। तो इन दोनों को आपने इक्वल करने के लिए, बैलेंस करने के लिए कि ओवरऑल टोटल न्यूट्रलिटी के लिए कि चार्ज हमारा टोटल जो है, टोटल पॉजिटिव चार्ज शुड बी इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज, इसके लिए हम इसको क्या करेंगे, वी विल मल्टीप्लाई इट बाय द 5, क्योंकि इसमें 5 इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, तो नो डाउट 5 इलेक्ट्रॉन लूज भी तो होंगे ना, इसलिए आपने इसमें 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। देन यू विल ऐड दीज 2 इक्वेशन। जब आपने इनको ऐड करना है तो कि इसमें पहले फर्स्ट इक्वेशन आपकी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाली MnO4 नेगेटिव +8 प्रोटॉन, देन 5 इलेक्ट्रॉन तो आप कैंसिल कर दोगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि रिडॉक्स रिएक्शन में जितने इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं उतने एट द सेम टाइम गेन भी हो रहे हैं, तो मीन्स की देयर इज नो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, वो सारा रिडॉक्स रिएक्शन चल रहा है, तो मीन्स की ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दे आर गोइंग ऑन साइमल्टेनियसली, वो दोनों ही साथ साथ होते हैं, इसलिए मीन्स की ओवरऑल मीन्स की जो चार्ज है वो न्यूट्रल ही रहता है, ठीक है। इस हिसाब से आपने फेरस जो रिड्यूसिंग एजेंट के लिए आपने इक्वेशन लिखी है फेरस आयन, देन इट विल गिव, जो आप प्रोडक्ट साइड में आयन लिखोगे Mn2+ आपके पास मीन्स की प्रोडक्ट में बन के आएगा, साथ में क्या है, यू आर हैविंग दिस फेरिक आयन Fe3+4 वाटर मॉलिक्यूल। सो दिस इज अबाउट दिस आयनिक इक्वेशन ऑफ द रिडॉक्स टाइट्रेशन, कि रिडॉक्स टाइट्रेशन में जो आपने आयनिक इक्वेशन लिखनी है फॉर द रिडॉक्स रिएक्शन, तो उसके लिए आपने ये इक्वेशन लिखनी है। आई होप इट इज क्लियर अप टू दिस, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो बेसिकली दीज 2 इक्वेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कई बार क्या होता है वाइवे के टाइम ही वो आपको बोल देते हैं जस्ट राइट डाउन दैट आयनिक इक्वेशन लिख के दिखाओ, एंड समटाइम दे कैन आस्क यू कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2 क्यों है, +7 क्यों है, तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, लॉजिकली आपने बताना रिगार्डिंग द एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ द एग्जैक्टली फील्ड मीन्स की एग्जैक्टली हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल एंड एम्प्टी डी ऑर्बिटल, ये पॉइंट्स आपके माइंड में होने चाहिए। तो ये इक्वेशंस आपने अच्छे से कर लेनी है। आई होप ये सारा आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो में हम इसका डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग जनरल कैलकुलेशंस एंड द मीन्स की फाइनल रिजल्ट। दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो, एंड डू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।